नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आज राष्ट्र की बात में होगी बात यूपी चुनाव के दौरान हुई खूनी हिंसा की साजिश पर, लोकतंत्र में आस्था और बगावत पर, भड़काऊ बोली और ओवैसी पर चली गोली पर, लोकतंत्र के सम्मान और अपमान पर, चुनाव में जीत और हार के लिए टूटती मर्यादाओं पर, 21वीं सदी में आगे बढ़ता हिंदुस्तान चुनाव में क्यों 90 के दशक की तरह व्यवहार करने लगता है, एक कुर्सी के लिए क्यों लोग एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ओवैसी पर हुई फायरिंग के मामले में अपडेट दे देते हैं। ओवैसी पर हमले के आरोपियों को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिमांड के लिए पुलिस कल याचिका दाखिल करेगी। ये तो थी हमले के बाद अपडेट की बात। अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कल मेरठ किठौर में ओवैसी की पदयात्रा थी। पदयात्रा पर ओवैसी दिल्ली रवाना हुए। पिलखुआ में छिजारसी टोल प्लाजा के पास ओवैसी के काफिले पर गोली चली। आरोपियों ने गाड़ी पर 4 राउंड फायर किया। हमले के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई। पुलिस ने पहले सचिन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जो नोएडा के बादलपुर गांव का रहने वाला है। फिर दूसरे आरोपी शुभम को भी गिरफ्त में ले लिया। शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। दोनों ही आरोपी लॉ ग्रेजुएट हैं, अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। आरोपी सचिन पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो ओवैसी की बयानबाजी से नाराज था। सबसे पहले 2017 में उसने हमले की योजना बनाई थी। हमला करने के लिए उसने पिस्तौल 2018 में खरीद ली। ओवैसी पर हमले के लिए गुरुवार को उसने अपने दोस्त के साथ किठौर इलाके से पीछा करना शुरू किया और टोल टैक्स पर आकर फायरिंग कर दी। खुद पर हमले के बाद ओवैसी ने कहा कि प्रयागराज की धर्म संसद से मुझे गालियां दी गईं। हमारा परिवार हिंदू संगठनों के निशाने पर है। हमारे घर पर कई बार हमला हो चुका है। हम इस हमले के मामले को संसद में उठाएंगे। स्पीकर से मिलूंगा। उन्होंने चुनाव आयोग से भी मामले का संज्ञान लेने की अपील की। साथ ही उम्मीद जताई कि हमले की स्वतंत्र जांच की जाएगी। आज ओवैसी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी की। मुलाकात से पहले ओवैसी ने क्या कहा, ये सुनिए। रात में ही स्पीकर साहब ने हमसे फोन करके बताया था, पूछा हमारी तबीयत कैसी है, क्या हुआ, और फिर उन्होंने बताया कि पुलिस से उनको जानकारी मिली कि 2 लोगों को पुलिस ने अप्रहेंड किया है। हमने कहा सर कल आते हैं, कल सुबह जब सेशन से पहले आपसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आइए बात करेंगे। स्पीकर साहब से भी कल बात की। स्पीकर साहब ने खुद हमको फ़ोन किया, हमारी तबीयत के ताल्लुक से पूछा और कहा कि मुझे पूरी जानकारी है, मैंने रिपोर्ट मंगवाई है पुलिस से। तो मैंने कहा सर कल सुबह आपसे आके मिलते हैं, बात करने। बोले आइए बात करेंगे। सिक्योरिटी आपको मिली है, आप बोल रहे थे कि नहीं लेंगे, बात करेंगे, स्पीकर से बात करेंगे। आप चाहते? इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने ओवैसी की सुरक्षा की समीक्षा की। तत्काल प्रभाव से जेड कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दे दी गई। अब ओवैसी सीआरपीएफ जवानों के घेरे में रहेंगे। फायरिंग के बाद इस मामले पर समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई। ट्वीट किया गया कि लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलने की खबर बेहद दुखद है, निंदनीय है। एआईएमआईएम चीफ पर हमले के जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए, यह समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया। ओवैसी के भड़काऊ बयानबाजी से नाराज हमलावरों ने फायरिंग की, जिसमें ओवैसी बाल बाल बचे। आज हम आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे। यह तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी की, जिसमें लोकतंत्र की ताकत, विरोध के बावजूद सम्मान का एहसास है। किसी पार्टी दल विशेष की सराहना हम नहीं कर रहे, हम बता रहे कि तस्वीर कितनी सराहनीय है। दरअसल प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए बुलंदशहर में थीं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख जयंत चौधरी भी शहर में थे। अखिलेश और जयंत चौधरी का जिस जगह प्रचार चल रहा था, वहां प्रियंका गांधी का काफिला भी आ पहुंचा। प्रियंका के उस रास्ते से गुजरते हुए काफिले को देखकर अखिलेश मुस्कुरा दिए और देखिए किस तरह से इन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया। तो दल विशेष की बात नहीं है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह का व्यवहार सराहनीय है। और यह ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता? सवाल यह है कि हम भारत में कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्या विरोधी को गोली मार देना लोकतंत्र है? क्या विरोधी को जेल भेज देना लोकतंत्र है? क्या विरोधी को सम्मान ना देना, गाली गलौज करना, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, क्या यह हिंदुस्तान का लोकतंत्र है? इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन आज के सवाल क्या है, उससे पहले ये देख लीजिए, ओवैसी पर चली नफरत की गोली। दूसरा सवाल आज का, चुनाव से पहले माहौल खराब करने की साजिश, आखिर क्यों?
और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साधना भारती कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आमीक जमई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। फैजान खान BSP के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रोफेसर विशाल मिश्रा राजनीतिक समीक्षक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले AIMIM के प्रवक्ता के पास ही चलती हूं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। मेरा पहला सवाल आपसे ये, ठीक है सारे देश ने निंदा की जो हुआ वारिस पठान साहब ओवैसी के साथ, ओवैसी साहब के साथ जो हुआ उसकी हर कोई निंदा कर रहा है, एक्शन भी हुआ, कार्रवाई भी हुई, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? वो युवक ये कहते हैं कि ओवैसी के भड़काने वाले भाषणों से हम नाराज थे और कई साल से प्लान कर रहे थे उन पर हमला करने का। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, हमारे सदर की जान की हिफाजत की। कल उनके ऊपर जो हमला हुआ, कातिलाना हमला था, अटैक में अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए, सेफ साउंड है। मगर देखने वाली बात यह है कि इस घटना का जो खंडन जितने भी अल्फाजों में किया जाए वो कम है। ये एक कावर्डली एक्ट था, ये डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक था मैडम। एक देश का सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक पार्टी का प्रेसिडेंट जो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए गया इलेक्शन कमिश्नर के गाइडलाइंस को मानते हुए, जिसकी पार्टी के 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे चुनाव में इलेक्शन में खड़े हुए चुनाव लड़ रहे हैं, उस शख्स के ऊपर इस तरह से एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत कुछ लोग आते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं। तो कहां की तरफ हमारा देश जा रहा है? आज मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई हिंदू सेना ने कहा कि हम तो सिर्फ डराने गए थे, लेकिन याद रखो हम डरने वाले नहीं है, हम घबराने वाले नहीं है। हम डेमोक्रेसी में रह के संविधान ने जो हमको राइट दिया उसका इख्तियार करते हुए हम आपको रोक रही हूं क्योंकि ओवैसी इस वक्त संसद में बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप, तीनों पड़ जाएंगे। और सर ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो UAPA लगता है। एक सिटिंग MP के ऊपर UAPA नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की जरूरत है। सर खत्म, सर मुझे खत्म, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके NIB की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर।
मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं सर, आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान 1 लाख पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेक्युलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। ओवैसी संसद में बोल रहे थे, कह रहे थे कि इन आरोपियों पर यूएपीए क्यों नहीं लग रहा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि आखिरकार उन्होंने सांसद पर हमला किया है, 4 बार के सांसद को, और मौजूदा सांसद भी। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। अनिला, ओवैसी ने अभी संसद में कहा कि नफरत को मोहब्बत से हमें खत्म करना है। नफरत कौन फैला रहा है? चरमपंथ फैला रहा है। धर्म संसद में प्रयागराज में मेरे खिलाफ ऐसी बातें, जहर उगला गया। इतनी समय से तैयारी हो रही थी मुझ पर हमले की, लेकिन फिर भी आरोपियों पर यूएपीए नहीं लग रहा। कई गंभीर सवाल उठाए ओवैसी ने। मेरी सबको राम राम। और देखिए, जो कल घटना हुई है निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शॉकिंग भी है, इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। हाईवे पे हुई है, नेशनल हाईवे पे ये घटना हुई है, तो जो लोग इसको उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ना चाह रहे हैं वो भी गलत है। देसी कट्टा जो है खरीदा गया, क्योंकि जो वैसे वेपन होते हैं वो तो सारे थाने में इस वक्त जमा हो जाते हैं, आचार संहिता लगी हुई है। पर डेफिनेटली जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। और ये जो 2 लड़के पकड़े भी गए हैं, उन्होंने ये, वो प्रोफेशनल कोई शूटर्स नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि भाई क्योंकि उनकी भावनाएं जो हैं वो आहत हुई थी भाषण से। देखिए, हेट स्पीच जो कहीं की भी हो बेहद खराब होती है, बहुत खराब होती है। कोई भी हेट स्पीच करे, किसी भी धर्म के, जो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मौलाना मौलवी हो, चाहे वो नेता लोग हो, चाहे कोई योगी संत हो, कोई भी व्यक्ति अगर हेट स्पीच करता है वो गलत होता है। और कहीं ना कहीं वो जो हेट स्पीच की वजह से वो लोग भी कहीं आहत थे और उन लोगों ने ये कांड किया जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब वो जिन धाराओं में उनकी गिरफ्तारी हुई है, डेफिनेटली उसके तहत जो भी सजाएं मिलती हैं वो कोर्ट तय करेगा। गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से एक्शन लेकर पहले एक बंदे को पकड़ लिया था और फिर दूसरे वाले ने सरेंडर कर दिया था। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भाषा का, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी नेता हो, बहुत आसान होता है आज पार्लियामेंट में बहुत भावुक होकर ओवैसी साहब ने बहुत कुछ कहा, बड़ी अच्छी बात है, परंतु हम भी जानते हैं किस प्रकार के जहर उगलते हैं ओवैसी साहब। क्या कुछ नहीं बोला है इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के विषय में, क्या कुछ नहीं बोला है इन्होंने हिंदू धर्म के विषय में, क्या कुछ नहीं बोला है इन्होंने हमारे नेताओं के विषय में। तो अभी इनके ऊपर इनकी गाड़ी पे हमला हो गया, तो अभी सोच रहे हैं कि सारी की सारी जो सिंपैथी है वो उनको मिल जाए, परंतु अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए। कानून जो है किसी को हाथ में नहीं लेना है, परंतु हेट स्पीच जो है ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबको उतना ही कष्ट होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक को ज्यादा होगा या एक को कम। पठान साहब, वारिस पठान साहब, बीजेपी का ये कहना है कि हेट स्पीच के क्या फायदे हैं? हेट स्पीच से तो यही होगा ना, नफरत
को छोड़ अब मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन नफरत तो ओवैसी ने फैलाई इस तरह के बयान देकर, इस तरह के भाषण देकर, हेट स्पीचेस देकर। ये बीजेपी का आरोप है। मैं फिर बाकी मेहमानों नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले टोटल गलत बात कर रहे हैं कि नफरत फैला रहे। ओवैसी साहब ने तो कहा नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाएगा, बुलेट का जवाब बैलेट के जरिए दिया जाएगा और हिस्सेदारी ली जाएगी प्यार मोहब्बत के दायरे में रहकर। असद साहब ने कभी हेट स्पीच दिया? चलिए बताइए, ये 80 बनाम 20 किसने बोला था? अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान को कौन लेकर आया था? चर्बी पिघाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, कौन बोला था? हमने बोला था क्या? नहीं ना। हमारा तो सिंपल सी बात है मैडम कि जो लड़के पकड़ाए उन पे यूएपीए कानून क्यों नहीं? अगर एक क्रिकेट मैच के अंदर कोई ताली बजा देता है, खुशियां बना देता है, तो उसके ऊपर आप लगा देते हो। तो एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर एक जानलेवा हमला किया जाता है, तो अब उसके ऊपर नहीं लगाएंगे यूएपीए? क्यों नहीं लगाएंगे? बात नंबर 2, किसने रेडिकलाइज किया उनके माइंड को? यही होता है जब इस तरह के धर्म संसद का आप आयोजन करते हैं, जो हरिद्वार में हुआ, रायपुर में हुआ, प्रयागराज में हुआ, जहां पर इसी तरह के मुस्लिमों के जेनोसाइड की बात की गई, ओपन कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड दिए गए, वहां असद साहब के नाम से काफी अब्यूसेस निकाले गए, उनको थ्रेट किया गया। यहीं पे नहीं, 2-3 महीने पहले उनके घर पर भी अटैक हुआ था दिल्ली के अंदर, जो पुलिस स्टेशन के सामने अटैकर इतनी हिम्मत खुल गई थी उनके कि लाइव उन्होंने वहां पे वीडियो निकाला था और उन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल किया था। तो ये कब रुकेगा? ये नफरत से नहीं रुकेगा, ये मोहब्बत से रुकेगा। इसलिए असद साहब ने कहा कि नफरत की राजनीति जो भाजपा वाले फैला रहे, इसको खत्म कर दीजिए और मोहब्बत की राजनीति चलिए। जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता जनार्दन है, किसको जवाब देना किसको नहीं देना जनता पूरा जवाब देगी। और हम यकीन है उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है, पूरी मोहब्बत से नवाजेगी, असद साहब को पूरी इज्जत से नवाजेगी और रिश्तेदारी की लड़ाई हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। साधना भारती, ये कब रुकेगा? नफरत फैल रही है, चरमपंथ फैल रहा है, ये पक्ष उस पर आरोप लगा रहा है, वो पक्ष उस पर आरोप लगा रहा है, लेकिन नतीजा तो यही है ना कि समाज में जहर घुल रहा है, घुल गया है, जिसका नतीजा हमने देखा कल जो हुआ। तो आखिर नफरत तो यही लोग फैला रहे हैं ना। मैं 10 सेकंड लेता हूं मैडम, मैं आपके पास लौटूंगी, पहले साधना। आदरणीय शीतल जी, मैं सबसे पहले तो ये जो घटना घटी है इसकी निंदा करती हूँ। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी का हो नेता, कोई भी नेता हो, उनके साथ नई घटनाएं घटित होनी चाहिए। इसकी निंदा करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ। लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार है नफरत। और नफरत फैलाने वाले कौन है? ये नफरत फैलाने वाले तो भाजपाई गॉडसे को जो ताली और गांधी को गाली देते हैं, उनकी निंदा नहीं की जाती। अनिला सिंह जी ने क्या की? यति नरसिंह आनंद की निंदा तक इनसे नहीं की गई। वो काली चरण ने अपनी काली जुबान से जो निकाला, उसकी आज तक निंदा नहीं कर पाए। जो प्रयागराज के अंदर, जो इलाहाबाद में जो धर्म संसद लगाई गई, उसके अंदर क्या बोला, उसकी ये लोग निंदा नहीं कर पाए। दूसरी बात मैं कहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा यूपी में पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया। तो आपकी पुलिस मुस्तैदी से क्यों काम नहीं करती? अभी की घटना बता रही हूं मैं। बुलंदशहर के अंदर 21 जनवरी 2022 को एक घटना घटती है आदरणीय शीतल जी, हाथरस कांड दोहरा दिया जाता है छतारी थाना के अंतर्गत। कल ही आदरणीय प्रियंका गांधी जी परिवार से मिलने गई हैं। एक लोधी बच्ची के साथ बलात्कार, गैंगरेप, हत्या, गोली मारकर और पुलिस के द्वारा जबरन जलवा दिया गया शव आधी रात में। और उसके बाद अमित शाह जी बुलंदशहर गए, लेकिन बच्ची के घर नहीं गए। अगर योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, बच्ची के घर नहीं जाते हैं। कोई एफआईआर की कॉपी परिवार को नहीं दी जाती और ये यहाँ पर डींगे हाँकने का काम करती हैं। तो देखिए, नफरतों का असर देखो। और जानवरों का भी बंटवारा हो गया। आज गाय हिंदुओं की हो गई, बकरा मुसलमानों का प्यारा हो गया। अरे मंदिरों में हिंदू, गिरजाघरों में ईसाई, गुरुद्वारों में सिख, तो मस्जिदों में देखे मुसलमान। पर ये सोचकर हुई परेशान कि कहाँ मिलेंगे इंसान। ये पेड़ पौधे, पत्ते, शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और आज सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए शीतल जी कि ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए, परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो गए। अमीक जमई इसके लिए जिम्मेदार तो हमारे सियासतदान, हमारी सियासत, हमारी राजनीति ही है ना, चाहे वो कोई भी। शीतल आप सही कह रही हैं। ये बहुत ही गंभीर चर्चा है जो बात आपने की, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा की जो नींव है, अगर आप इसको सुबह शाम नहीं डालेंगे, ये देश जो हजारों लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान से बना है, ये देश तो टूट जाएगा। हमारे देश के हुक्मरान ही तो हैं जो अपने कैडर्स को, अपने लोगों को कहते हैं कि ठोक दो। वो अभी आपको मालूम है शीतल की कितनी महिलाएं जर्नलिस्ट हैं जिनको नीलामी पे वेबसाइट्स में डाल दिया गया और जो जिम्मेदार पकड़े गए उनको छोड़ दिया गया और फुल महिलाएं डाली गई। हम रोज देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अगर वो एक सोच विचार के खिलाफ एक लाइन भी लिखते हैं, लाखों लाख गालियां उनके टाइमलाइन पर, इनके मोबाइल फोन पे जाते हैं। ये जो असहमति को ना एक्सेप्ट करने की जो भावना है,
ये जो डिफरेंट को समझ ना पाने की भावना है, ये जो दुश्मनी का जो माहौल बनाया जा रहा है, इसके लिए पूरी तरीके से इस देश की राजनीतिक वर्ग जिम्मेदार है। कौन है मैं नाम नहीं लेना मुझे चाहता। खुशी है आप ये कह रहे हैं बिना किसी दल का या किसी का नेता का नाम लेते हुए। मुझे खुशी है कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि इस देश के सियासतदान इसके लिए जिम्मेदार हैं, फिर चाहे कोई भी पार्टी। हम इस पे एक बात देखिए, और ये जो जितने भी नौजवान है ना, चाहे वो एंटी-सीए मूवमेंट में जामिया मिलिया में जो बंदूक लेके खड़ा हुआ, चाहे वो शाहरुख खड़ा हुआ मयूर विहार में, या किसानों पे जिसने बंदूक लेके हमला करने की कोशिश की हमारे किसान नेताओं पर, ये कौन से नौजवान हैं? आखिर इनको कौन सा जहर भरा जा रहा है हमारे ही देश के लोगों के खिलाफ? आप जानती हैं कि लाखों लाख केसेस किसानों के ऊपर जो सरकार ने वादे किए थे कि उनके ऊपर एफआईआर वापस होंगी, एफआईआर वापस नहीं हुई। बेरोजगारी का ये असर है, आप शीतल हैरत करेंगी, इस देश की 50% आबादी की जो दौलत है ना, इस देश में 9 लोगों के हाथ में है, 9 लोगों के हाथ में। 2018 के बाद सामाजिक विषमता का ये हाल है, हर रोज हम 70 करोड़पति रोज पैदा कर रहे हैं, लेकिन इस देश की एक बड़ी आबादी 30% लोग 1 जून तक खाए बगैर सोते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चाहे ओवैसी जी हो या हमारे योगी आदित्यनाथ जी हो या आडवाणी जी हो। आपने देखा था भारत की संसद में लालू जी ने कहा था कि जब उन्होंने आडवाणी जी को अरेस्ट किया तो बंगले में रखा, हेलीकॉप्टर से सुरक्षित उनको सम्मान के साथ। हमारी लड़ाइयां विचारधारा की हैं। समाजवादी पार्टी ने भी कल इस प्रकरण पे हमने एक ट्वीट के जरिए अपना मैसेज दिया कि चाहे दक्षिणपंथी या समाजवादी ताकतों की जो लड़ाइयां हैं वो विचारधारा की लड़ाइयां हैं, लेकिन जो आप अपने वर्कर्स को जो बेरोजगार हैं, बेकारी में हैं, नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं, आपके पास नौजवानों के लिए सपना क्या है शीतल? इस देश के लिए आपके पास एजेंडा क्या है? एग्जैक्टली। फैजान खान, मैं एक और मेहमान फैजान खान बीएसपी के हमारे साथ जुड़े हैं, फिर मैं प्रोफेसर विशाल मिश्रा के पास चलूंगी और अनिला के पास भी। फैजान खान साहब, आखिर जाति और धर्म से उठकर हमारे देश में सियासत क्यों नहीं हो सकती? उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, अभी चुनाव भी है वहां पर, और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी बड़े गर्व से कहती है कि दलित उनका वोटर है। ठीक है, दलितों के उत्थान की बात करना कोई गलत नहीं है, लेकिन इस तरह से जाति धर्म में लोगों को बांटना, वोटर्स को बांटना, जानवरों की तरह ट्रीट करना, ये कहां तक जायज है? और शायद उसी का ये नतीजा है जो हम देख रहे हैं कल जो घटना हुई। शीतल जी, शायद आप इसमें एक और चीज जोड़ देती हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी का नाम आपने लिया है, मैं सभी का नाम ले रही हूँ, मैं सभी का नाम ले रही हूँ। मैंने ये भी कहा कि दलितों का उत्थान अच्छी बात है। नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भी साथ में सर्व समाज की बात करते हैं। बहरहाल मुद्दा जो आपने आज शीतल जी लेके आई, ये बहुत गंभीर विषय है। ये विषय वो है शीतल जी, मैं कहूँ अगर अपने शब्दों में, जो ये कोरोना से भी बड़ी बीमारी है जो हिंदुस्तान में आ चुकी। और कोरोना में जितनी मौतें नहीं हुई होंगी और कोरोना में जितना इफेक्ट नहीं हुआ होगा इस हिंदुस्तान को, इस नफरत से उससे कई गुना ज्यादा नुकसान इस हिंदुस्तान को उठानी पड़ रही है, इस भारत देश को उठानी पड़ रही है। गोली ओवैसी साहब पे नहीं चली, गोली जो चली है वो नफरत की गोली चली है और देश के संविधान पे चली है और देश के लोकतंत्र पे चली। हमें जिस तरह से कोरोना के लिए हमने मुहिम चलाई थी, इंजेक्शन लेना और तमाम तरह की मुहिम चलाकर उससे लड़ने की ताकत दी गई, उस तरह से हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा कि आने वाले भविष्य हमारा जो देश का है उसको किस तरह से मुहिम चला के इन नफरतों को खत्म किया जाए और पहले की भली भांति हम भाईचारा कायम करें, अपनी गंगा जमुनी तहजीब वापस लेके आए। मैं किसी भी पार्टी, दल, नेता का नाम बाकी समाजवादी पार्टी की तरह और कांग्रेस की तरह नहीं लेना चाहूंगा। मैं ये कतई नहीं कह सकता कि इस मुहिम के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शामिल है। मैं सारे नेताओं को कहना चाहता हूँ, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, शीतल जी, मैं इसलिए नहीं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता हूं इसलिए अपने लीडर का नाम ले रहा हूं, उनके कभी भी इस पीछे से आप उठा लीजिए, वो किसी भी एक दल, एक जाति का नाम कभी नहीं लेती, वो कभी भी हिंदू मुस्लिम को नहीं बांटती, वो हमेशा भाईचारे की बात करती। और इस मुहिम को चलाने के लिए सारे नेताओं को एक साथ आना पड़ेगा। मैं प्रवक्ता कांग्रेस को कहती, बहुत अच्छी बात आपने कही, जाहिर सी बात है, अपने अनिला सिंह पे अटैक किया, अमित भाई ने भी अटैक किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार समाजवादी पार्टी भी है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार कांग्रेस भी है, हर दल है, क्योंकि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे ना, उसको वोट बैंक की तरह देख रहे हैं। वो भी गलत। हेट स्पीचेस किसी भी जाति धर्म से आएगी वो गलत, किसी है समुदाय जाति से आए, किसी उसके लिए टारगेट नहीं है, किसी की तरफ से भी आए, चाहे वो किसी भी जाति का हो तो गलत।
इसलिए आज हमें उस भाईचारे की तरफ देश को लेना होगा। और यूपी जो उन्होंने अभी वारिस पठान साहब ने किया कि पार्लियामेंट में ओवैसी साहब ने इस बात को कहा कि यूपा लगना चाहिए उसके ऊपर, मैं कहता हूं उन सारे लोगों पे एक्शन होना चाहिए जो नफरत को फैलाते हैं भारत में, जो नफरत भरी स्पीच देते हैं या जो हमारे संस्कृति को तार-तार करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, मर्ज सबको पता है, बीमारी सबको पता है, बीमारी सब फैला भी रहे हैं, लेकिन दवा कोई नहीं करना चाहता। और फिर बात करते हैं कि नफरत को हटाइए, मोहब्बत को लाइए, प्यार को लाइए। ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात है ओवैसी साहब ने संसद में जो कहा, लेकिन कोई दवा करने को राजी ही नहीं। देखिए, पहले तो जो कुछ भी घटना कल घटना उसको पूरे से खंडन करता हूँ। ये एक स्वस्थ तंत्र में स्वीकार्य नहीं है। और अब आपके टॉपिक पे आते हैं, आपके मुद्दे पर आते हैं। हुआ क्या है कि अवसरवादी राजनीति में संस्कारों को का धीरे धीरे क्षय होता। अगर आप गौर करें तो आप देखिए, सवाल ये उठता है कि प्रकार के हेट स्पीच दिए क्यों जाते हैं? जब आपके पास कंटेंट नहीं होता, जब आपके पास मास बेस नहीं होता, तो ये मास बेस क्रिएट करने के लिए दिया जा रहा है। क्या हमारी ये परंपरा रही है? हमारी परंपरा तो वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हमने तो दुनिया को रास्ता दिखाया है, हमने तो दुनिया को मार्ग दिखाया है। लेकिन सवाल उठता है कि फिर ये चीजें कहां से आ रही हैं? तो ये चीजें आ रही हैं ये अवसरवादिता की राजनीति के कारण। मैं यहां पर AIMIM के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि मान्यवर, आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो का बयान देकर क्या दिखाना चाहते हैं? हम 15 करोड़ हैं, वो 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, इस प्रकार के बयान देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो होता क्या है? वाजिब तो होता क्या है? नहीं, बहुत बेसिक सवाल। होता क्या है? जो हमारा युवा है वो किसी ना किसी पार्टी को, किसी ना किसी नेता को फॉलो करता है। बिल्कुल। तो जब नेता इस प्रकार के बयान देंगे तो फॉलोअर कहां जाएगा? बताइए आप हमको, क्या आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं आप? क्या लेगेसी दे रहे हैं हम उनको क्या भविष्य दे रहे हैं, किस तरफ ढकेल रहे हैं? वारिस पठान साहब, सवाल वाजिब उन्होंने पूछा है आपसे, प्रोफेसर मिश्रा ने जवाब दीजिए, फिर मैं डॉक्टर अनिला सिंह के पास चलूंगी। देखिए मैडम, असद ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में पिछले इतने दिनों से प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इलेक्शन कमिश्नर चुनाव लड़ा रहा है। अगर असद साहब ने कोई भी स्पीच के अंदर इस तरह की सांप्रदायिक की बात की होती तो अब तक नोटिस मिल जाता, नहीं मिला। तो ये जो बेबुनियाद इल्जामात हम लोगों पे लगाए जाते हैं ना, इसका मैं पूरा खंडन करता हूं, ये गलत है। अब प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे, इन्होंने धर्म संसद के बारे में जरा भी कुछ कहा, वहां का खंडन किया? या प्रोफेसर है ना, तो जो हरिद्वार के अंदर मुसलमानों को कहा गया कि भाई उनके बच्चों को कहा गया कि बेटा, हम हमारे बच्चों को मैडम सिखाते हैं कि बेटा कलम उठा, अच्छा डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, लॉयर बन। वहां पर क्या तालीम दी गई थी? बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, 20 लाख मुसलमानों को मार दो, ये वहां पे बोला गया था। उसका इन्होंने खंडन किया। उसके बाद ओवैसी साहब के बारे में अब्यूज किए। योगी की जो ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी है ना, ठोक डालो, उसका ये नतीजा हो रहा है प्रोफेसर साहब कि जवान तबका निकल गया है, गन लेके तमंचा हाथ में, दिन दहाड़े रस्तों के ऊपर गोलियां चला रहा है। मोदी जी ने उस दिन कहा कि अब सूरज डूबने के बाद गन तमंचे नहीं निकलते उत्तर प्रदेश में, सही कहा। अब दिन दहाड़े निकलने लग गए। टीनी का बेटा भी दिन दहाड़े लेकर निकल गया थार गाड़ी, और हमारे मासूम बेगुनाह प्रोटेस्टर जो कर रहे थे किसान प्रोटेस्ट, उनको कुचल के मार दिया कॉन्स्पिरेसी के तहत। अब टेनी के घर पे कब बुलडोजर चढ़ेगा प्रोफेसर साहब? और ये जो 2 लड़के पकड़ाए हैं, जेल में है, उन पे यूएपी कब लगेगा और बुलडोजर कब चढ़ेगा उनके घर के ऊपर? इसका भी जरा जवाब दे दो ना। आप तो बड़े इंसाफ पसंद की बात कर रहे थे, अब सामने आओ और जवाब दो, कब बुलडोजर चढ़ाएंगे? किसने रेडिकलाइज किया इनको? जो टेनी आज भी बैठा हुआ है मोदी के साथ, कब इस्तीफा देगा? नहीं देगा, क्योंकि अगर उनको निकाल दिया तो इनके ब्राह्मण वोट खसक जाएंगे। ये ब्राह्मण वोट को नहीं खसकने देना चाहते मैडम, इस वजह से नहीं हटा रहे। और इल्जाम हम पे कि हम इस तरह की बातें करते। अरे नहीं प्रोफेसर, आप जैसे लोग जो है ना, ये इस तरह की बेबुनियाद बातें करके देश का ध्यान भटकाते हैं, सही मुद्दों से देश का ध्यान हटाते हैं, और इस तरह की घटनाएं होती है तो खंडन भी नहीं करते आप। ठीक है वारिस पठान साहब, प्रोफेसर मिश्रा इसका जवाब दीजिए, और फिर अनिला जी आपके लिए भी ये सवाल है। प्रोफेसर मिश्रा,
अब हाँ जी, मैंने AIMIM के प्रवक्ता से अगर उनके द्वारा पूर्व में पहले कही गई स्टेटमेंट पर सवाल पूछा तो देखिए कितने बेबाकी से उसकी चर्चा ही नहीं की। यही दिक्कत है माननीय, गलत को गलत कहना होगा और सही को सही कहना होगा। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शब्द ठोकों पर तो सवाल उठाया, आपत्ति दर्ज की। माननीय, अगर उन्होंने प्रशासनिक और न्यायिक तरीके से ठोकने की बात कही तो क्या गलत कहा, मुझे आप बताइए। उन्होंने किसी दल, किसी व्यक्ति, किसी विशेष के लिए नहीं कहा, उस अपराध को ठोकने की बात कही, तो अपराध को तो ठोका जाना चाहिए ना। बताइए आप हमको, किसी वर्ग, किसी विशेष, किसी धर्म को लेकर बयान दिया ना। लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले दिन से जब आप आए हैं AIMIM की तरफ से बार बार एक ही वर्ग, एक ही धर्म को लेकर बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या यह समावेशी विकास की बात है? तो चीजें ऐसे ही खराब होती हैं, संस्कार ऐसे ही टूटते हैं, विभाजन ऐसे ही पैदा होता है। हमें यह याद रखना होगा, ये वो भारत है जिसने दुनिया को वसुदैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है। ये वो भारत है जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। ये वो भारत है जिसने दुनिया को गणित सिखाया, दुनिया को जीरो दिया, दुनिया को एक दिया, दुनिया को विज्ञान दिया। ये वो भारत है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। साधना भारती कहना चाह रही है कुछ। अनिला जी शायद अब हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। साधना जी, देखिए, सबसे पहली बात कि बिल्कुल ठीक बात है, अगर कोई हेट स्पीच करता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनके लिए जिस पार्टी के उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर बात एक तरफ की जाए तो मैं पूछती हूँ, अनुराग ठाकुर जी ने भी एक तरफ पूर्व की बात करे तो कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। साध्वी निरंजन ज्योति ने कह दिया था कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, राम जादव की बनेगी कि क्या जादव की बनेगी, मैं बोल भी नहीं सकती न्यूज 24 पर। आज मैं ये कहूंगी कि सबसे पहली बात है सच्चाई है। आपने कहा कि वसुदैव कुटुंबकम का, सही बात है, अयम निजो परोवेति गणना लघु चेताम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम, ये महाउपनिषद के अध्याय 4 का 71वां श्लोक है। और इसका अर्थ यह है कि सारा संसार हमारा परिवार है। लेकिन अगर ऐसा है तो यति नरसिंहानंद पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर ऐसा है और आप समावेश की बात करते हैं सामाजिक स्तर पर, तो मैं पूछ रही हूँ ना कि उसमें तो बेटी भी आती है, दलित भी आता है, पिछड़ा भी आता है, किसान भी आता है, मजदूर भी आता है, गरीब भी आता है। तो फिर क्यों बुलंदशहर के अंदर कार्रवाई नहीं की जा रही? सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं उस लोधी परिवार की बच्ची के लिए। और मैं पूछती हूँ अनिला सिंह जी से कि अगर आप मुखर होकर महिलाओं पर बात करती हैं, और मैं मानती हूँ पूरे आदर सम्मान के साथ, क्यों हो सकता है गलती से प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकल जाता है, मगर संसद में एक महिला को, सांसद को सुपर्णका कहते हुए भी क्या जुबान फिसल गई थी? क्या ओ दीदी एक गुंडे की बात ठीक, ये इस तरह के शब्द हम ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है। साधना, आपने जो सवाल उठाए हैं, बिल्कुल शांति से, शालीनता से हम बहस करते हैं, बात करते हैं। आपने जो सवाल उठाए, मैं अनिला जी के पास वो सवाल लिए जा रही हूँ। अनिला जी आइए। देखिए शीतल जी, ऐसा है कि मैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता है बैठी हुई है, मैं उनकी समझ पे बाकी में मुझे तरस आ, दुनिया भर की बातें बोल दी हैं। अगर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने अभी किया है। हो सकता है इनके नेताओं की सोच समझ ऐसी हो, तभी वो कहते हैं कि अगर बलात्कार को रोक ना पाओ तो उसका आनंद उठाओ। तो ये शिक्षा जो है राजस्थान में जिस बच्ची के साथ निर्भया कांड हो गया था, उसे क्यों नहीं बताई? क्योंकि तुम बलात्कार नहीं रोक पाई थी, उसका आनंद शांति से प्लीज। साधना जब आप बोल रही थी साधना, तो आपको सब सुन रहे थे। अब आपने कई सवाल किए, अनिला जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास अच्छा साधना, एक बात सुन लीजिए। साधना उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। साधना भारती, शांत साधना, शांत। आप अच्छी वक्ता है, मैं जानती हूँ, करना चाहती है, आप अपना पक्ष रख चुकी हैं, फिर रखेंगे, अभी उनको जवाब देने दीजिए। भद्रता से बात करती है, मैं ये भद्रता के दायरे में बात करना सीखे। ठीक, शांत हो जाइए। लेट हर कंप्लीट। अनिला, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, अच्छा, डिसेंसी नाम की चीज इनको आती नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रियंका वाड्रा राजस्थान में छुट्टियां मना रही थी, वैकेशन मना रही थी, रणथंभौर में अपने परिवार के साथ जो है छुट्टियां काट रही थी, और वहां पे निर्भया कांड हो गया। ये घर नहीं जा सकती थी। तो झूठ फैलाती है कि बुलंदशहर में जिस कांड के विषय में इन्होंने बोला है, उस बच्ची की हत्या हुई, किसने हत्या की वो भी पकड़ा गया, उस बच्ची के परिवार वालों ने उसका दाह संस्कार किया, सब कुछ ये हुआ है और सब जानते हैं ये डोमेन में है।
बुलंदशहर के लोग तक इस बात की गवाही दे रहे हैं, परंतु इन लोगों को झूठ परोसने से फुर्सत नहीं है। जो कैंपेन प्रियंका वाड्रा ने शुरू किया, उसकी सच्चाई तो इनके नेताओं ने बता दी है। पार्टियां छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। कोई कहता है कि पैसा लेते हैं, कोई कहता है कोई दूसरी प्रकार की डिमांड की जाती है, कोई कहती है कि मेरा शोषण किया गया। औरतें महिलाएं इनकी पार्टी छोड़ आज के मुद्दे पे लौटते हैं। आज बहुत गंभीर मामला है ये, बहुत गंभीर, इस तरह से लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। इस वक्त हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, अमित जमाई को बीच में लाना चाहूंगी। अमित साहब, इसी तरह की राजनीतिक तू मैं, लड़ाई झगड़ा, इस सबके बीच में जो मूल मुद्दा है वो गौन हो जाता है कि समाज में जहर घुल चुका है। आखिर इसके लिए जिम्मेदारी लेना तो दूर की बात, अब देखिए क्या हाल है। ये जाति धर्म और अमित जमाई प्लीज आइए। आप तो जमाई साहब आइए। शब्दों का प्रयोग करती है डिबेट। जमाई साहब आप बोलना शुरू कीजिए। मैं ऐतिहासिक तौर पे अगर आपको बताऊं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा इससे शायद सहमत हों कि जो हमारी बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता है, अल्पसंख्यक की जो सांप्रदायिकता है, या हम चरमपंथ आइडिया जो बोले दोनों समाज का, ये हमेशा से एक दूसरे के पोषक रहे हैं और ये दोनों हमेशा एक दूसरे की आड़ लेकर काम करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, जो लोग इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ऐसा तबका जो गरीबी में है, बेरोजगारी में है, बेकारी में है, उनको जो है ईंधन बनाया जाता है नफरत के माहौल बनाने के लिए। तो ये सवाल ये है कि 5 दशक में हमारी जो लोग हमारे मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, 5 साल में आज की वक्त में सबसे ज्यादा भारत में चरम पे जो है बेरोजगारी है शीतल। तो बेरोजगारी की वजह से के हाथ में काम नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए, कल एक ऐसी परंपरा, स्वस्थ परंपरा, जिसको मेरे ख्याल से सबको अपनाना चाहिए, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जैन साहब और प्रियंका जी, एक महिला जो है, जब तीनों आमने सामने हुए तो मतलब कितना मोहब्बत का माहौल था। बिल्कुल, सबने वो तस्वीर देखी। लेकिन जमाई साहब ये तस्वीर सबने देखी, हम सबके सामने आ गई, कैप्चर होगी कैमरा पे, तो आम जनता को हम दिखा पा रहे हैं। संसद में भी ऐसा ही होता है। हम सब लोग जो कभी ना कभी पार्लियामेंट कवर कर चुके हैं, करते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज कवर करते हैं, ऐसे इवेंट्स कवर करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे आपस में दोस्ताना रहता है पीछे से। लेकिन जब जनता के सामने जाते हैं तो भाषा बदल जाती है। अब सामने जो जनता है वो बेचारी तो उसी से बरगला जाती है ना। फैजान साहब, आप देखिए यही बात है शीतल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए, सब ध्यान भटकाने के लिए सब ड्रामे होते हैं, और एक राजनीतिक चुनाव विशेष जीतने के लिए सारे ड्रामे किए जाते हैं, और जनता के सामने ऐसे परोसे जाते हैं, अब सब कहे जाते हैं, ताकि जनता उससे और विचार उनके भटके। लेकिन मैं पूछता हूं, इससे आने वाला जनरेशन, आने वाला हमारे देश का भविष्य कहां जा रहा है? क्या हमारे आज के भविष्य के बच्चे, आपने खुद अभी अपने स्क्रीन पे दिखाया कि लॉ के स्टूडेंट हैं, ये 2 छात्र जो अटैक किए, पढ़े लिखे हैं, लॉ के वो है, बिलो 30 है, दोनों 30 के नीचे पढ़ाई पढ़े हैं संविधान का, उससे भी भटक जा रहे हैं। इतनी नफरत भरी स्थिति हिंदुस्तान में, भारत में दी जा रही है। इसके लिए आपने सही कहा कि दवा क्या है? दवा यही है कि एक भाईचारे की मुहिम चले, और कोई भी नेता अगर जनता में, देश में, प्रदेश में अगर नफरत या वैसी विचार बढ़ाता है, उसके ऊपर UAPA लगनी चाहिए, ना कि सिर्फ इन 2 बच्चों पर लगनी चाहिए, सारे लोगों पर लगनी चाहिए जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ खिलवाड़ करते हैं। सबसे अहम चीज है, और ये बात भी सत्य है शीतल जी, माननी पड़ेगी, प्रोफेसर साहब भी इस बात को जानते हैं कि नफरत भरी स्पीच RSS के खास तौर से विचारधारा से आता है, जो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से ज्यादा फैलाया जाता है। और इसके साथ एक और चीज जोड़ूंगा, चुनाव में उसका फायदा लेने के लिए, जैसे वारिस पठान साहब के पास चलती हूँ, फिर कनेक्ट हो गए हमारे साथ। पठान साहब, जो आपसी भाईचारा पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस में हमें संसद के गलियारों में या ऑफ कैमरा देखने को मिलता है, जनता के सामने क्यों नहीं हो पाता? जनता को वो चेहरा क्यों दिखता है? मैं हर दल की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपके दल की, बीजेपी की, कांग्रेस की, किसी एक दल की विशेष की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। जनता के सामने आखिर वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए, देखिए मैडम, बात
जी आइए। मैडम, बात नंबर 1, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं यहाँ डिबेट करने बैठा हूँ। टॉपिक हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर थी और ये प्रोफेसर साहब यहाँ पर बैठ के स्टूडेंटों को गलत बातें बता रहे थे कि आप ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी का इस्तेमाल करो, कायदे कानून का पालन मत करो। मैं उस पर आपत्ति जता रहा था, मैं अपनी बात रख रहा था, मेरे आवाज को बंद कर दिया गया था। मैं इसके लिए आपकी आवाज पूरी गई है। मैं ऐसा डिबेट नहीं करता हूँ। आप चिंता मत करें, आपकी आवाज पूरी गई है। सत्य सुनने की ताकत है तो मैं बोलूंगा। बोलिए, अभी आप ही से सवाल है। सत्य सुनने की ताकत है तो मैं बात रखूंगा, नहीं तो आप अपना एजेंडा चला सकते हैं। मैं सिंपल बात कर रहा हूं, चुनाव आयोग वहां पर बैठा हुआ है। अगर कोई गलत बात कर रहा है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ नोटिस निकालेगा, उनके खिलाफ केस होगा। केस तो हमारे खिलाफ नहीं हुआ। केस तो होना चाहिए था 80 बनाम 20 जिसने बोल दिया था। केस तो होना चाहिए था जिन्होंने जिन्ना को लेकर आ गया था। जिन्ना का और पाकिस्तान का हमारे देश में क्या काम है? हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया था। और आज मैडम हम हमारे देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। क्यों लाए थे जिन्ना को? भारत का मुसलमान को जिन्ना से कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना बीजेपी को खाना हजम नहीं होता। अडवाणी जी गए थे जिन्ना की कब्र पे, वारिस पठान के फादर मेरे दादा नहीं गए थे जिन्ना की कब्र पे। मोदी जी गए थे नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने, वारिस पठान नहीं गए थे। तो ये जो सांप्रदायिकता पोलराइजेशन फैलाने का काम कर रहे हैं, ये एक तरफ भाजपा भी है और एक तरफ ये कथाकथित सेक्युलर पार्टी भी है। तो इन पे इल्जाम क्यों नहीं लगते? इनकी स्पीचों पे कुछ नहीं होता। चर्बी पिघाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, शिमला बना देंगे, स्विट्जरलैंड बना देंगे। मैं बोला था, ओवैसी साहब ने बोला था, नहीं ना। तो ये लोगों के पास असल मुद्दे ही नहीं है। आज असल मुद्दे क्या है मैडम? आप सोचिए देश की जनता के सामने। पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती हुई भाव, महंगाई पे कभी बात नहीं करेंगे। दूसरा मुद्दा, कोविड के काल में हमने जो तैरती हुई लाशों को देखा था गंगा घाट पे हमारे हिंदू भाई बहनों की, उसके बारे में कब ये बात करेंगे? कब बात करेंगे बेरोजगार युवाओं की? 70 लाख युवा को रोजगार देने की बात हुई थी। आज उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, खाना खाने को पैसा नहीं है, रोजगार लेने के लिए रास्ते पे आया तो डंडे लाठी चला दिए ये लोगों ने। उस पर क्यों बात नहीं करते ये लोग? क्योंकि ये ध्यान भटकाने वाली टेक्निक है, इनके पास जवाब नहीं है ऐसी बातों के। चलिए जवाब ले लेते हैं अनिला से और फिर जनार्दन है और जवाब देगी आपको बराबर। अनिला रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ऐसा कि वारिस पठान साहब को मैं समझाना चाहूंगी। वारिस पठान साहब, कल जो हुआ है वो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, कानून अपना काम करेगा, इससे ज्यादा सिंपैथी बटोरने की कोशिश मत करिए यहाँ बैठकर। आप ये कह रहे हैं कि आपने अभी भी एक ताना मारा कि मेरे दादा ने ऑप्ट नहीं किया था भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने के लिए। जिन्ना की जो बात आपने कही है, पर आप यहाँ पर भूल गए हैं कि हैदराबाद की हरकतें क्या रही थी 1948 में। पोलो ऑपरेशन कर जो हैदराबाद है उसको अनेक्ट किया था हमारी इंडियन आर्मी ने। और आप ये भूल रहे हैं कि कासिम रिजवी वही था जिसने रजाकारों की फौज खड़ी करी थी और उस रजाकार की फौज ने कितने लाखों हिंदुओं का सर कलम कर दिया था। जब वो पाकिस्तान गया तो जो MIM की जो कमान है वो किसको दे दी थी? ओवैसी साहब के जो दादा जान थे अब्दुल वाहिद ओवैसी, उनके हाथ में थमा कर गए थे। तो यहाँ पर ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करिए। और यहाँ पर जो 80-20 की बात कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ 20 में वो अखिलेश यादव जी भी है, 20 में मायावती जी भी है, उस 20 में वो सब लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अरे भाई, तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करते हो? पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहता है तो मेरे भारत में रहता है। भारत वो देश है जो फंडामेंटलिस्ट नहीं है, हिंदू फंडामेंटलिस्ट नहीं है। एक किताब से हम गवर्न नहीं होते हैं, वसुधा कुटुंबकम हम मानते हैं। परंतु ये है कि हमारे जो हमको शास्त्र भी सिखाए जाते हैं और शास्त्र भी सिखाए जाते हैं। फिर आक्रामक मोड पर सब चले जा रहे हैं। वापस लौटते हैं। साधना कुछ कहना चाह रही है। साधना आइए। योगी संत महाराज और खुद ही कह दिया ये वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, पर लग गया ना। मैं बताती हूँ, ये वसुधैव कुटुंबकम हमारा मंत्र है सबका, महाउपनिषद का, जिसे हम मानते हैं। इनका मंत्र है द्वेषदैव कुटुंबकम। और हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे संतु निरामया। ये कहते हैं संगे भवन्तु सुखने, संगी सुखी रहने चाहिए। इनकी जो अम्मा जाने RSS वो सुखी रहे भाजपा की। तो भारतीय झूठवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है उनसे पूछती हूँ, आपने कहा बुलंदशहर को लेकर ये कार्रवाई हो गई। अच्छा, कार्रवाई हुई तो मुझे FIR की कॉपी दिखा दीजिए जिसमें बलात्कार की धारा लगाई हुई है, दिखा दीजिए। क्योंकि बलात्कार की धारा जोड़ी नहीं गई। मैं लगातार परिवार के संपर्क में हूँ। तो लोधी बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते। अमित शाह जी घूमेंगे बुलंदशहर, लेकिन लोधी बच्ची के घर नहीं जाएंगे। आदरणीय प्रियंका जी गई, हमने कहा न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और न्यूज 24 के माध्यम से मांग करती हूँ CBI जांच की। दूसरी बात मैं कहूंगी कि ये देखिए, आप चिल्लाते फिर रहे हैं ना यूपी के बाबा राज में सब्बा। अरे यूपी के बाबा राज में सब्बा नहीं, यूपी के बाबा राज में सबने देखे शब्बा। गंगा तीरे हिंदुओं के दफनाने पड़े शब्बा, गंगा जी में जलाने की जगह बहाने पड़े शब्बा। अरे लोकतंत्र के लूटत बा, पीड़ित के पीटत बा, महंगाई
बेवफाई से मारत बा, बेकारी फैलावत बा, भाजपा का ग्रह भारी बा और अब जनता ये बतिया रही बा कि भाजपा अब जा रही बा। इसीलिए ज्यादा अहंकार में डूबी मत रहिए। महिलाओं के जो अपराध हैं उनके प्रति उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना बंद कर दीजिए। ये अहंकार में रहेंगी तो सही नहीं रहेगा। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस। तो आप देखो, अहंकार इस देश में नहीं चलता। जनता बिल्कुल जनार्दन है, जो जिसने भी अहंकार किया उसका पतन हुआ ही। तो इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि समझ गई साधना भारती, कांग्रेस के लिए कहा गया आप लोग का जो पतन हो रहा है ना वो अहंकार की वजह से। अरे पतन तो आपका होगा, समझ में आ गया शीतल जी ने क्या कहा। अच्छा चलो ठीक है। मेरे पास बचे हैं सिर्फ 3 मिनट, मेरे पास बचे सिर्फ 3 मिनट और मैं इस पर सबसे एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी और उम्मीद करती हूँ कि कुछ मतलब सॉलिड हमको ठोस दर्शकों को देने को मिले कि आखिर इस नफरत के जहर को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज ही कर सकती हैं अगर वो ये सोच लें तो। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, संक्षेप में, सबके पास थोड़े थोड़े देर के लिए जाऊंगी मैं। देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि ये अवसरवादिता के नाते इसका जड़ है अवसरवादिता। और देखिए कैसे यहाँ पे AIMIM के प्रवक्ता ने इसको अवसरवादिता में बदलने की कोशिश की। हमसे कह रहे हैं कि आप गलत चीजें बता रहे हैं। अगर मैंने इनके द्वारा, इनके पार्टी के नेताओं के द्वारा पूर्व में कही गई बातों की याद दिलाई, मैंने 2-3 बार सोल्यूशन नहीं, मैं समय नहीं है ना, समय नहीं है, इसलिए सबसे मुझे पॉइंट लेना है। इन लोगों यहाँ पर बैठकर कुछ लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कैसे खत्म मैं इनको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्तित्व का निर्माण करता है, चरित्र का निर्माण करता है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो इट इज बेटर टू कीप क्वाइट रेदर देन टू मेक रॉन्ग एलिगेशंस। और सॉल्यूशन ये है कि अवसरवादिता, स्व की बात करनी होगी, तब ये जो स्वराज की बात है तब ये होगा। बस ये कहना चाहूंगा कि पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर। फैजान खान, क्लोजिंग कमेंट, सॉल्यूशन क्या है? क्लोजिंग कमेंट। सॉल्यूशन इसका ये है कि जिस तरह से धर्म संसद हुआ संतों की तरफ से और फिर वेस्टर्न में तौकीर रजा साहब ने एक सम्मेलन किया, वो सारे सम्मेलन को बंद कर देना चाहिए और भाईचारा सम्मेलन करना चाहिए, भाईचारा संवाद करना चाहिए। तभी जाके वारिस पठान, क्लोजिंग कमेंट। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इस तरह के नफरत भरे स्पीच से सुनते रहेंगे और देश में। ये कहूंगा कि ये जो नफरत की राजनीति भाजपा वाले कर रहे हैं, ये जब तक खत्म नहीं होगा, हमारा देश सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म की जो दुहाई देता था उसका इन लोग सत्यानाश करते जा रहे हैं। जब तक इन लोग संविधान का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में इसी तरह अराजकता बढ़ेगी। जब तक रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होगा हमारे देश में एनार्की का माहौल रहेगा। इसलिए ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। हमारा देश संविधान को मानता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करना चाहिए। चुनाव है, आएंगे जाएंगे चुनाव, हार जीत होगी, मगर किसी की हत्या करके चुनाव के अंदर अपना नाम बनाना ये गलत बात है। ठीक है, जमाई साहब, क्लोजिंग कमेंट और फिर साधना, अनिला। घोर जातिवादी, दलित, पिछड़ा, महिला विरोधी RSS बीजेपी का साया जब तक इस देश से, उत्तर प्रदेश से, बाबा मोहन के हाथ से ये सरकार नहीं जाती है, शिक्षा, नौकरियां, किसानी, खेती, खुशहाली नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में या देश में हम कुछ भी ऐसा नहीं सोच सकते कि जो इंसानियत की कोई मिसाल कायम कर सके। ठीक, आप अनिला, क्लोजिंग कमेंट। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी अमीर जमीन साहब ने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक आप ये नहीं सोच सकते कि इस देश में किसी भी प्रकार का अच्छा माहौल रहेगा। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि साहब, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ तो 14 में भी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, 17 में भी चुना, 19 में भी चुना और भी जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भी चुना। तो उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है तुष्टिकरण कौन करता है और विकासवादिता की बातें कौन करता है, अवसरवादिता कौन ढूंढता है और सबको एक साथ लेने के, सबका साथ सबका विकास कौन करता है। ठीक, साधना भारती, क्लोजिंग कमेंट। पठान साहब, मुझे लगता है कि तभी अच्छा होगा जब ये जितने ये जो भाजपा की बैठी हुई है प्रवक्ता, जो पर्सनल भाजपा होते नहीं इनके पास, वारिस भाई ज्यादा नहीं, ठीक है, क्या है कि इनके पास बाटो वाली। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अवसरवादिता, राजनीति, ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन ये आपको तय करना है कि कैसे इस देश को नफरत के इस जहर से बचाया जा सके। हमें अपनी राय जरूर ट्वीट कीजिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।